नमस्कार। आज की कहानी है अंधी बूढ़ी सास पर जालिम बहू का अत्याचार। बरामदे में बैठी हुई उषा जी अपने खाने का इंतजार कर रही थी और जब उन्हें नहीं रहा जाता तब वो अपने बहू पलक को आवाज देती हैं और कहती हैं, अरे बहू पलक, जरा खाना तो दे देना। बेटा दोपहर हो गई है, मुझे बहुत तेज भूख लग गई है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होता। अपनी सास की यह आवाज़ सुनकर पलक रसोई से बड़बड़ाती हुई एक हाथ में थाली और उसमें सब्जी और रोटी और एक हाथ में लोटे का पानी लेकर अपनी सास के पास आती है और झनकते हुए कहती है, बिना कोई काम धाम किए बुढ़ापे में आपको कितना भूख लगता है, और यहाँ हमें देख लो, दिन भर काम करते रहते हैं, तब पर भी हम अपने समय से ही खाते हैं। लेकिन यह महारानी जब देखो तब बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती हैं, बहू खाना दो, बहू पानी दो, बहू ये करो, बहू वो करो, जैसे कि मैं बहू नहीं इनकी नौकरानी हूँ। बहू की यह जली कटी बातें सुनकर उषा जी को जो भूख लगी थी वह भी मिट गई कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अंधी हो गई हैं। अब बहू तो अपने सास को खाना देकर चली जाती है, लेकिन वह सास अंधे होने के कारण उस खाने को खोज नहीं पाती। धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाने लगती है, टटोलते टटोलते उन्हें उनका खाना मिल जाता है, और जब खाने को छूती हैं तो वो महसूस करती हैं कि खाने में सूखी सब्जी है और रोटी है। अब बेचारी अंधी उषा जी, उनके मुंह में तो दांत भी नहीं थे, वह सूखी सब्जियों से रोटी को कैसे खा सकती थी। अब यही सोचकर उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाया और कहा, बेटा अजय, घर में से एक कटोरी दूध तो लेते आना। बेटा, यह सूखी सब्जियां मुझसे नहीं खाई जाएंगी, दूध में रोटी भिगोकर खा लूंगी। और वह किचन रूम से एक कटोरी दूध लेकर आता है और अपने माँ को दे देता है। इतने में ही पलक दौड़कर आती है और लपक कर उस कटोरे के दूध को उठा लेती है और कहती है, अरे जी, आप पागल हो गए हो क्या? इस बुढ़िया को इस उम्र में इतना प्योर भैंस का दूध दोगे तो वह खाकर बीमार हो जाएगी, इसका पेट खराब हो जाएगा। परेशानी किसको होगी? हमें ही तो होगी। पैसे किसके लगेंगे? हमारे ही तो लगेंगे। दूध के कटोरी को लेकर पलक किचन रूम में चली जाती है और उसमें से आधे से भी ज्यादा दूध को पतीले में पलट देती है और उस कटोरी में बाकी बचे दूध में 1 कप पानी मिला देती है और लाकर अपने पति को थमा देती है और कहती है, ये लीजिए, अब इससे रोटियां खाएंगी तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगा, इनका पेट खराब नहीं होगा। अपनी पत्नी का यह व्यवहार देखकर वह बेटा अजय भी कुछ नहीं कहता। अरे, जिसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके पैरों पर खड़ा किया, अपनी पूरी संपत्ति उसको दे दी, आज वही बेटा मौन चुपचाप सारा तमाशा देख रहा था कि उसकी माँ के साथ कितना गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी उस बेटे ने चूं तक नहीं कहा और चुपचाप अपनी पत्नी के हरकतों को देख रहा था। पायल उस मिलावटी दूध को अपने सास को थमा देती है। सब्जी रोटी मिली थी तो चुपचाप खाई नहीं गई? आपको दूध चाहिए था तो लीजिए, अब इसी से खाइए। पलक अपने पति का हाथ खींचते हुए आंगन में ले जाती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, आज के बाद माँ जी को प्योर दूध मत दीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो अगर उनका पेट खराब होगा तो सब कुछ आपको ही करना होगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। अब जैसे ही उषा जी उस दूध और रोटी को खाने वाली थी, पलक एक बार फिर से अपने सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, यह रोटियां मुझे दीजिए और मैं जो रात का रोटी है वो दे रही हूँ, अगर वो आप खाएंगी तो दूध में अच्छे से घुल जाएगा और अच्छे से खा पाएंगी। इससे पहले कि उषा जी कुछ बोलती, उनकी बहू पलक उनके हाथ से वो ताजी रोटियां छीन लेती है और बासी रोटियों को दे देती है। अब वह बूढ़ी माँ उस बासी रोटी को उस दूध में भिगोकर मलकर खाने लगती हैं। प्रिय दोस्तों, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात
बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। बहन पराई हो गई, साली खासम खास। प्रिय दोस्तों, यह आज के समय की कड़वी सच्चाई है। अब वह बूढ़ी माँ उस रोटी को जब खाने लगती हैं तो अपने अतीत को, अपने पति के साथ को याद करने लगती हैं कि किस तरह से उनके पति किशोर जी उनका कितना ख्याल रखते थे, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते थे, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होने देते। वो सोचने लगती हैं कि जब उनका विवाह किशोर जी के साथ तय हुआ था, जब वो उन्हें देखने के लिए आए थे, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया था। और जिस दिन हमारी शादी होने वाली रहती है, उसी दिन घर में कुछ बच्चे पटाखे जला रहे होते हैं। उन पटाखों के मसाले उड़कर गलती से उषा जी के आँखों में पड़ जाता है। मसाले पड़ने के कारण उषा जी की आँखें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बारात दरवाजे पर थी। हॉस्पिटल में यह बताया जाता है कि अब उनके दोनों आँखें चली गई हैं, वह पूरी तरीके से अंधी हो चुकी हैं। बेचारे किशोर जी यह जानने के बावजूद उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी के अन्य लोग उन्हें कोस रहे थे कि कितनी अशुभ है, शादी के दिन ही ये अपनी आँखें फुड़वा बैठी। लेकिन उनके पति ने उनका साथ देते हुए उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए और उनसे शादी करके अपने घर में लाए। उस दिन से अंदाजे से हर चीज़ उन्हें सिखाने लगे, हर कदम पर उनका साथ दिया। उन्हें यह तक जताने नहीं दिया कि उनकी आँखें नहीं हैं, उनके पति ही उनकी आँखें थीं। उषा जी के घर में भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। खेत था, खलिहान थी, अच्छा घर था। किशोर जी की एक अच्छी सी बड़ी सी दुकान थी। पूरा परिवार खुशी था। शादी के 1 साल बाद अजय का जन्म होता है। अब अजय को किशोर जी और उषा जी मिलकर बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं। अब अजय 17 साल का हो चुका था। इसी तरह से उनका जीवन बड़ा सुखमय चल रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अपने किस्मत को अपनी ही नज़र लग जाती है। एक दिन हुआ यूं कि किशोर जी खेत पर जाते हैं। खेत पर पानी लगाते समय उनको एक सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब किशोर जी की मृत्यु होने के बाद उषा जी तो जैसे टूट सी गईं। अब उन्हें लगने लगा कि सचमुच में अब उनकी आँखें चली गई हैं। अब तक तो वो सोचती थी कि उनकी आँखें ही उनके पति हैं। अब तो उनका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया था। पति नहीं था, पति नहीं था। घर में इतना बड़ा जिम्मेदारी का बोझ उषा जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने आप को किसी तरीके से अपने बच्चे का, अजय का मुंह देखते हुए अपने आप को संभालती हैं और अजय के परवरिश में लग जाती हैं। उसकी आगे की पढ़ाई करवाती हैं। जब और बड़ा हो जाने पर अजय की शादी करवाती हैं। अब बहू घर में आती है तो शुरू में तो वह उससे अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे अजय भी माँ को छोड़कर माँ का बेटा नहीं, अब पत्नी का पति हो गया था। जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी सुंदरता उस बच्चे की परवरिश में, उस बच्चे को बड़ा करने में, उसे पैदा करने में खो दिया, आज वही बेटा अपनी पत्नी के सुंदरता में खोकर माँ को भूल गया, माँ के त्याग को भूल गया। बहू कुछ भी कहती, बेटा एक शब्द भी ची तक नहीं कहता। उसके मन में ये तक नहीं आता कि मेरी माँ अंधी होते हुए भी हर चीज़ों को महसूस करके, छू करके काम किया करती थी। कितने कष्टों से मुझे पालती थी, मुझे खाना बनाती थी, मेरा कपड़ा धोती थी। मैं रात को जाग कर पढ़ाई करता था, तब तक माँ मेरे साथ जागा करती थी, मुझे चाय काफ़ी बना कर लाया करती थी।
अब वह बेटा सब कुछ बिसरा चुका था, सब कुछ भूल चुका था। उसे बस याद था तो उसकी सुंदर सी पत्नी। खाना खाने के बाद ये सारी बातें सोचते सोचते न जाने कब उषा जी को नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। शाम को जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें उनके पेट में कुछ दर्द महसूस होता है। बेटे से दवाई लाने के लिए कहती हैं। बेटा सुनता नहीं, कहता है माँ घर में हींग रखा हुआ है, उसको खा लीजिए, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। माँ ने बहू से हींग मांगा। बहू ने कहा हींग खत्म हो गया है। अब उषा जी रात भर पेट दर्द के तकलीफ से जूझती रहीं। सुबह हो गया, अब उनका पेट खराब हो चुका था। उन्हें काफ़ी दस्त हो रहा था। जब बेटे और बहू से यह बात बताती हैं कि उन्हें दस्त शुरू हो गया है, उनका पेट खराब हो गया है, तब इस पर बहू पलक ने कहा, मैंने कहा था ना तुम अपनी माँ को प्योर दूध मत दिया करो। लो आज यह दूध खाकर बीमार हो गई। जब आपको दूध नहीं पचता है तो दूध खाती ही क्यों हैं? सब्जी रोटी खाकर पेट नहीं भर सकती? इस उम्र में चटोरापन चढ़ गया है। तब तक 15 साल का वंश घर में आ चुका था। वह अपने दादी को अपने मम्मी पापा द्वारा डांट सुनते हुए देखता है। पापा, आप लोग दादी के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आप लोग ठीक से खाना नहीं देते। माँ, मैंने भी देखा आप दादी को बासी रोटी दे रही थी। मैं सब कुछ देखता हूँ। जब दादी के रिश्तेदार यहाँ पर दादी से मिलने आते हैं, उनके साथ दिखावा करती हैं कि आप दादी का कितना सेवा करती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद दादी के साथ फिर से बुरा व्यवहार करने लगती हैं। दादी को मीठा तक नहीं खाने देते। अरे जब दादी का पेट ही नहीं भरेगा तो उनकी तबीयत कैसे खराब होगी। आप उन्हें बासी रोटियां खिला खिलाकर उनका तबीयत खराब कर रही हैं और कहती हैं कि दूध खाने से हो गया है। वंश के इस बातों को सुनकर पायल बिना सोचे समझे एक थप्पड़ अपने बेटे को जड़ देती है और कहती है, चुपचाप अपने रूम में जाकर पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारी खूब पिटाई कर दूंगी। वंश चुपचाप अपने गालों पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में चला जाता है। बेचारी उषा जी, उस थप्पड़ की गूंज उषा जी के कानों में सुनाई देती है और वह बड़ी दुखी होती हैं। उनको बड़ा तकलीफ होता है। उनके जान से भी प्यारे पोते को थप्पड़ मारा जा रहा है। आज तक उषा जी ने अपने बेटे को एक उंगली से भी छुआ तक नहीं था और अपने पोते को मार खाता हुआ कैसे सुन सकती थी। सोचने लगती हैं, भगवान, इस नरक से तो अच्छा है मैं मर जाती। अब इसी तरीके से 3 दिन बीत चुके थे और घर की हालत सामान्य हो गई थी। उषा जी बरामदे में बैठकर भगवान का भजन कर रही थी। तभी वो महसूस करती हैं कि घर में कुछ चहल पहल हलचल हो रही है। तब वो अपने पोते को आवाज लगाती हैं, बोलती हैं, वंश बेटा कहाँ जा रहे हो? वंश ने कहा, दादी आज हम लोग शादी में जा रहे हैं, मम्मी पापा और मैं। रात में 1-2 बजे तक वापस आ जाएंगे। अब यह सुनने के बाद उषा जी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बेटा पलक, तुम तो शादी में जा रही हो, मेरे भोजन का क्या? मुझे तो बहुत तेज भूख लग जाती है, कुछ रोटियां बना के तो जा रही हो ना? तब बहू ने कहा, माँ जी आपको समझ में नहीं आता, मैंने 5,000 की साड़ी पहनी है, पार्लर में जाकर 2,500 का मेकअप करवाया है, इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ आपके लिए रोटियां बनाने को। किचन में सुबह का भुजिया और रोटी है, खा लीजिएगा और हम लोग 2-3 बजे तक वापस आएंगे। अरे बहू, उन रोटियों को मुझसे चबाया नहीं जाता। 2-3 दिन पहले ही तो मेरा पेट खराब हुआ था, कुछ खिचड़ी बना देती तो अच्छा होता। प्रिय दोस्तों, आजकल की बहुएं जब शादी विवाह किसी पार्टी समारोह के लिए सज धज के तैयार हो जाती हैं तो वो अपने पति तक को 1 गिलास पानी ले जाकर देने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उनका मेकअप जो खराब हो जाएगा। अपने बच्चे तक को गोद में नहीं उठाती कि उनका फैशन खराब हो जाएगा, उनकी साड़ी खसक जाएगी, उनका मेकअप खराब हो जाएगा, बच्चा उनका बाल खींच देगा। उसके आगे सास क्या चीज़ है।
अब बहू पलक तुनकते हुए अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनते हो जी, तुम्हारी माँ मुझे क्या कह रही है कि मेरे लिए कुछ ताज़ी रोटियां बना दो या फिर खिचड़ी बना दो। इतना महंगी साड़ी पहनी हूँ, ब्यूटी पार्लर में जाकर 2500 का मेकअप करवाई हूँ, क्या इसीलिए कि किचन में जाकर तुम्हारी माँ के लिए रोटी और खिचड़ी बनाऊं? मुझसे तो यह नहीं होगा। बेटे ने कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है, कुकर में चावल दाल चढ़ाकर रख दो, हो जाएगा। अच्छा, तो आप ही क्यों नहीं रख देते? अब दोनों पति पत्नी में इसी तरीके का विवाद होने लगता है। फिर अंत में जाकर अजय ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं माँ को समझा देता हूँ। वह बेटा माँ के पास आता है और कहता है, माँ, ऐसा है कि घर के सामने जो साईं मंदिर है वहीं पर आज भंडारा है, तुम वहीं पर टिफिन लेकर चले जाना और वहीं से खिचड़ी लेकर आना और उसे खा लेना। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। अब अजय, पलक और वंश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, कुछ दूर आगे गाड़ी चलती है तो वंश ने कहा, पापा, जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। यह सुन के पलक बड़ी खुश होती है, कहती है, अरे वाह बेटा, हमारा एक सुंदर सा घर बनवाएगा, कितनी अच्छी सोच है। तब उस बेटे ने कहा, मम्मी, मैं घर एक बहुत बड़े मंदिर के सामने बनवाऊंगा। माँ ने पूछा, पर बेटा क्यों? क्या तुम भगवान की पूजा करोगे, मंदिर में जल चढ़ाओगे? बेटे ने कहा, नहीं मम्मी, मैं ना तो पूजा करूंगा और ना ही जल ढारूंगा। जब मैं आपके जैसे बड़ा हो जाऊंगा, आप ही बूढ़ी हो जाएंगी, तब हमें कहीं पार्टी में, कहीं शादी में जाना होगा तो हम लोग बाहर से खाकर आएंगे, तो आप खाना कहाँ खाएंगी? आपको तो उसी मंदिर के भंडारे से खाना खाना पड़ेगा ना। वंश ने कहा, पापा, जिस घर में आप लोग रह रहे हैं वो मेरे दादाजी का है, जिस दुकान को आप संभाल रहे हैं वो भी मेरे दादाजी का है, जो खेत है वो भी मेरे दादाजी का है, सब कुछ मेरे दादाजी का है और उन सब की मालकिन मेरी दादी है। आपने तो कुछ नहीं किया, फिर भी आप दादी को इतना कष्ट देते हैं। मम्मी दादी का इतना अपमान करती है। मैं जब बड़ा होऊंगा तब मैं भी आप सबके साथ यही व्यवहार करूंगा जो आप लोग मेरे दादी के साथ करते हैं। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर दोनों पति पत्नी, पलक और अजय की आंखें खुल जाती हैं। वह उस बूढ़ी माँ उषा जी की जगह अपने आप को देखने लगते हैं। अगर इतना दुख मिलेगा तो हम लोग तो एक ही दिन में मर जाएंगे। और तुरंत गाड़ी को घुमाकर अपने घर आते हैं और कहते हैं, माँ, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि आपको तकलीफ हो, आप हमें माफ़ कर दीजिए। पलक ने भी अपने सास से माफ़ी मांगा। सास ने जवाब दिया, बेटे, मेरा पोता ही मेरा जीवन है, बस मुझे 2 वक्त का खाना ठीक से मिल जाए, मेरे लिए वही काफ़ी है। फिर भी उन्होंने अपने बेटे और बहू को माफ़ किया और अपने पोते को गले लगा लिया। उस पोते ने अपने दादी का मान सम्मान वापस लौटाया, अपने माँ बाप का होश ठिकाने लाया। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, तो इसीलिए हम अपने माँ बाप, अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करें, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रिय दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, आप में से कितने लोग को वंश की बातें अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।